आज हमारा टॉपिक है आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक इसी प्रकार से हमने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था एफ नेट की कैलकुलेशन करने में। थोड़ी सी हम चर्चा कर लें। बिंदु आवेश का अपन निकाला था प्लस क्यू आवेश से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लिया था। इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। अगर चार्ज नेगेटिव होता तो इससे R डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड यही होता E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर, ना कि E बराबर माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो E बराबर होता है F अपॉन Q नॉट, और F बोले तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल। यहां पर रखते हैं परीक्षण आवेश और यहां पर भी रखते हैं परीक्षण आवेश। तो ये कूलम्ब बल आवेशों के परिमाण के समानुपाती होता है, परिमाण के समानुपाती होता है। तो यहां पर ऑलवेज F पॉजिटिव आएगा, F पॉजिटिव आएगा तो E भी क्या आएगा? पॉजिटिव। ये ध्यान देने की बात है कि प्लस क्यू आवेश हो चाहे माइनस क्यू आवेश हो, इससे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर, ये हम कर चुके हैं। बट डायरेक्शन यहां पर जैसे परीक्षण आवेश रखा तो ये दोनों आवेश सजातीय हो गए, तो ये प्लस स्मॉल q आवेश यानी स्रोत आवेश इस स्मॉल q नॉट यानी परीक्षण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, यानी इस साइड में फोर्स से लगेगा। इसी प्रकार ये माइनस स्मॉल q आवेश यानी स्रोत आवेश इस परीक्षण आवेश को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। मैंने ये भी बताया था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर की ओर, धनावेश से दूर की ओर तथा ऋणावेश की ओर होती है। इसी बात को हम आज आगे बढ़ाएंगे और इसकी वेक्टर फॉर्म हमने निकाली थी। E वेक्टर बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप, जहां R कैप क्या है? OP की दिशा में एकांक सदिश, अगर इस बिंदु को आप O मानते हैं। ये बात हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी। चाहे प्लस स्मॉल q आवेश हो चाहे माइनस स्मॉल q आवेश हो, इससे R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। ध्यान रखना इस बात का, ना कि E बराबर माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर। जैसे ही हम थर्ड चैप्टर में विद्युत विभव पढ़ेंगे तो वहां पर प्लस स्मॉल q आवेश से R डिस्टेंस पर विभव आएगा V बराबर KQ अपॉन R, और माइनस स्मॉल q आवेश से विभव आएगा V बराबर माइनस KQ अपॉन R। बट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका मूल होता है E बराबर F अपॉन Q नॉट। तो F दोनों आवेशों के परिमाण, तो यहां पर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो E वेक्टर बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू R कैप वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। इसकी चर्चा हम कर चुके थे बिंदु आवेश के कारण। आज हम करेंगे आवेशों के निकाय के कारण या बहुत सारे आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करें। मान लीजिए बहुत सारे आवेशों का एक समूह है। यह स्मॉल q1 आवेश, ये स्मॉल q2 आवेश, ये स्मॉल q3 आवेश। इसी प्रकार डॉट डॉट स्मॉल qn आवेश, इसी प्रकार स्मॉल qn आवेश। इन सभी आवेशों के कारण ये कोई पॉइंट है P, ये कोई पॉइंट है P जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। आवेशों का समूह Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 डॉट डॉट Qn, इन सभी बिंदु आवेशों के कारण इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। यह लॉजिक भी न्यूमेरिकल में काम में आएगा। जैसे वहां पर बल में आपको अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा है, उसके बाद में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाए। अब Q1 आप इस बिंदु P पर इस बिंदु आवेश के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण भी होगा, इसके कारण भी होगा और इसी प्रकार इसके कारण भी होगा। तो इस बिंदु P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E वेक्टर बराबर या E नेट एट P बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट है En वेक्टर। समीकरण 1। मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस बिंदु P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन सभी आवेशों के कारण होगा। तो हमें पता है कि बिंदु आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी मालूम होनी चाहिए स्रोत आवेश से। ये दूरी है R1, मान लेते हैं R1, और इसी धनावेश है तो इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा स्मॉल r1 कैप, जो r1 वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा q1 से p की ओर। इसी प्रकार एक सेकंड, ये दूरी आ गई r1 वेक्टर। अब धनावेश मैंने सिखाया था पिछले लेक्चर में कि विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर की ओर, इसी लाइन को आगे बढ़ाते हैं और इसको मान लेते हैं E1 वेक्टर। E1 वेक्टर। इसी प्रकार Q2 आवेश से दूरी R2 इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है तो यूनिट वेक्टर होगा R2 कैप। R2 कैप। तो इसी लाइन को आगे बढ़ाया, इस विद्युत क्षेत्र को नाम दे दिया E2 वेक्टर। E2 वेक्टर। इसी प्रकार से इस पॉइंट P पर Q3 आवेश का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये इससे दूरी है R3 वेक्टर और इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है स्मॉल r3 कैप। इसी लाइन को आगे बढ़ाया धनावेश विद्युत क्षेत्र से धनावेश से दूर की ओर। ये है आपका E3 वेक्टर। E3 वेक्टर। इसी प्रकार Q1 आवेश से Qn आवेश से Qn आवेश से Qn आवेश कहीं इधर मान लीजिए ताकि ओवरलैपिंग ना हो। Qn आवेश से इसकी दूरी Qn आवेश से इसकी दूरी स्मॉल rn और इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर r1 कैप और इसी लाइन को आगे बढ़ाया। यह आया आपका En वेक्टर। मैंने ये आगे पीछे इसलिए किया ताकि लाइनों की ओवरलैपिंग ना हो। ओके, आप कहीं पर भी मान सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये पॉइंट है P कि आवेशों के समूह, सुनिएगा ध्यान से कि अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है। आवेश, इस सिद्धांत के अनुसार आवेशों के समूह के कारण, आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान यानी ई नेट, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर सभी आवेशों का, इसके कारण E1 वेक्टर, इसके कारण E2 वेक्टर, इसके कारण E3 वेक्टर और इसके कारण En वेक्टर। दोबारा सुनिएगा, आवेशों के समूह के कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान उस बिंदु पर सभी आवेशों के कारण अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। अब अपन ने मान लिया कि माना स्मॉल n बिंदु आवेशों का समूह Q1, Q2, Q3 डॉट डॉट Qn किसी क्षेत्र में उपस्थित है, किसी क्षेत्र में उपस्थित है। Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर, Q2 के कारण E2 वेक्टर, Q3 के कारण E3 वेक्टर, इसी प्रकार Qn के कारण En वेक्टर। तो अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नेट वेक्टर बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट En वेक्टर। अब अपनी प्राथमिकता है कि E1, E2, E3 डॉट डॉट En की वैल्यू फाइंड आउट की जाए, जो हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। बिंदु आवेश कण E बराबर KQ अपॉन R², उसी लॉजिक का हम यूज करेंगे। अपन ने मान लिया कि Q1 आवेश से बिंदु P की दूरी R1, Q2 से R2, इससे R3 और इससे R4
और धनावेश है, विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर की ओर। कंफ्यूज ना हो, अगर कोई चार्ज नेगेटिव होता, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये -q2 होता, -q2 होता तो E2 इधर ना होके किधर होता बेटा जी, इधर। विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर की ओर और ऋणावेश की ओर। ओके, और सभी आवेशों से बिंदु P की ओर एकांक सदिश r1 कैप, r2 कैप, r3 कैप डॉट डॉट rn कैप हो। बोलिएगा E1 वेक्टर बराबर क्या आएगा? मेन फॉर्मूला E बराबर kq अपॉन r स्क्वायर, E बराबर kq अपॉन r स्क्वायर। तो आज क्या आएगा? E1 वेक्टर बराबर kq1 अपॉन r1 स्क्वायर इंटू r1 कैप। समझ में आ गई बात? इसी प्रकार इस आवेश कारण, अलग अलग बिंदु आवेश है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड माना है E2 वेक्टर बराबर kq2। अगर ये माइनस का भी होता तो यहां पर माइनस नहीं आता, ये बात मैं बता चुका हूं आपको प्रूव करके। ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव। E बराबर kq2 अपॉन डिस्टेंस कितनी r2 स्क्वायर इनटू डायरेक्शन r2 कैप, जो ये बताएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा q2 से p की ओर है, q2 से p की ओर है। इसी प्रकार E3 वेक्टर बराबर kq3 स्रोत आवेश अपॉन डिस्टेंस r3 स्क्वायर इनटू r3 कैप। इसी प्रकार से डॉट 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 En वेक्टर बराबर kqn अपॉन rn स्क्वायर इंटू rn कैप। ओके, ये E1 E2 E3 डॉट डॉट En की वैल्यू समीकरण 1 में रख दें तो देखिए क्या होता है। मिटा दूं? तो क्या आएगा? ये वैल्यू रखनी है समीकरण 1 में, इक्वेशन फर्स्ट से E नेट वेक्टर इज इक्वल टू kq1, E1 की वैल्यू kq1 अपॉन r1 स्क्वायर इनटू r1 कैप प्लस E2 की वैल्यू kq2 अपॉन r2 स्क्वायर इनटू r2 कैप प्लस kq3 अपॉन r3 स्क्वायर इनटू r3 कैप प्लस डॉट 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 kqn अपॉन rn स्क्वायर इनटू rn कैप। ओके, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? E नेट वेक्टर बराबर k अपॉन, केवल ओनली k ही कॉमन आ रहा है, k q1 अपॉन r1 स्क्वायर इंटू r1 कैप प्लस q2 अपॉन r2 स्क्वायर इंटू r2 कैप प्लस q3 अपॉन r3 स्क्वायर इंटू r3 कैप प्लस डॉट डॉट है qn अपॉन rn स्क्वायर इंटू rn कैप। ओके, हम इसको समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं E नेट वेक्टर इज इक्वल टू k समेशन I इज इक्वल टू 1 to n qi अपॉन ri स्क्वायर इंटू ri कैप व्यापक पद। इसमें जब I इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो पहला पद आ जाता है q1 अपॉन r1 स्क्वायर इंटू r1 कैप। इसी प्रकार I इज इक्वल टू 2 प्लस समेशन प्लस q2 अपॉन r2 स्क्वायर इंटू r2 कैप सो ऑन। इसी प्रकार से लास्ट टर्म qn अपॉन rn स्क्वायर इंटू rn कैप। ये था आपका आवेशों के समूह के कारण या आवेशों के निकाय कारण किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नोट कर लीजिए।
अब हम स्टार्ट करते हैं इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स। जिसने ऐप नेट निकाला होगा उसके लिए बेहद आसान है। ऐसे क्वेश्चंस जो हम करेंगे वैसे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं पहले। दो बिंदु आवेश है, एक 1 माइक्रोकूलम और एक -2 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, मैं सवाल शॉर्ट में बोल रहा हूं आपको कि 1 माइक्रोकूलम था -2 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु, इस बिंदु को नाम दिया P, इस बिंदु पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट, यानी मध्य बिंदु है तो इधर से डिस्टेंस कितनी बच गई 1 सेंटीमीटर और इधर से भी डिस्टेंस कितनी बच गई 1 सेंटीमीटर, यानी E नेट एट P, E नेट एट P, यानी 1 माइक्रोकूलम और -2 माइक्रोकूलम के दो आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, दो है तो आधा एक एक हो गया, मध्य बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, यानी E नेट एट P। ध्यान दीजिए कैसे करें सॉल्यूशन, आप पहुंच करके ट्राई कर सकते हो वीडियो को। देखिए मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी वही लगेंगे इसमें। बिंदु आवेश के कारण, यानी बिंदु आवेश से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर चार्ज q है तो E बराबर kq/r²। दूसरी बात, विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर की ओर और ऋणावेश की ओर, और विद्युत क्षेत्र एक वेक्टर क्वांटिटी है जैसे कि बल था, इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा, r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा, रिजल्टेंट निकालने के लिए। ध्यान दीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इस पॉइंट P पर इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसकी वजह से भी होगा, होगा कि नहीं होगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले E1 वेक्टर और इसकी वजह से मान ले E2 वेक्टर। बोलिए पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन किधर होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर की ओर, यानी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ E1 वेक्टर। इसकी वजह से भी इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी डायरेक्शन ऋणावेश की ओर, यानी इधर ही होगा E2 वेक्टर। तो E1 E2 निकाले, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इनका रिजल्टेंट निकालना आपको आता होगा, मैंने बल में सिखाया था। E नेट बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। यदि आप चाहो तो पहले आप E1 और E2 की वैल्यू निकाल लीजिए। E1 वेक्टर बराबर KQ, Q की जगह 1 × 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर, किसमें बदलना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि की वैल्यू एमकेएस में रखेंगे, 1 × 10⁻² का होल स्क्वायर, KQ/r² फॉर्मूला लगा दिया। डायरेक्शन, अगर मैं इसको बिंदु नाम दूं A और इसको नाम दूं B, तो डायरेक्शन बताइए E1 किधर है, AP के अनुदिश, AP के अनुदिश, यानी A से P की ओर। इसी प्रकार E2 वेक्टर बराबर, मैं K की वैल्यू नहीं रख रहा, मुझे पता है कि जब मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो K कॉमन वगैरह ले लूंगा, चाहो तो आप रख सकते हो, K मल्टीप्लाई 2 × 10⁻⁻⁶, कई बच्चे यहां माइनस रख देंगे, मैंने बताई थी ये बात, पॉजिटिव चार्ज हो ची प्लस क्यू हो ची माइनस क्यू, उससे r डिस्टेंस पर ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर KQ/r²। अपॉन इस स्रोत आवेश से भी इस बिंदु की दूरी कितनी है 1 सेंटीमीटर, यानी मीटर में बदल ले 1 × 10⁻² का होल स्क्वायर।
डायरेक्शन E2 की डायरेक्शन P से B की ओर यानी PB के अनुदिश, P से B की ओर या PB के अनुदिश। अब अपने को बिंदु P पर E नेट चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए, तो चूंकि E1 वेक्टर है E2 वेक्टर के मध्य कोण कितनी डिग्री है, चूंकि E1 वेक्टर व E2 वेक्टर एक ही दिशा में है या इनके मध्य कोण कितना है, एक ही दिशा में है, या इनके मध्य कोण कितनी डिग्री है, 0 डिग्री, या दोनों परस्पर क्या है, समांतर। आता है बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बोलिए क्या आएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी मैंने बताया था ऑलवेज E बराबर या E नेट बराबर E नेट या ओनली कह दीजिए आप बराबर E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। मैं आपको बातें नहीं कर रहा कि E1 E2 माने, आप चाहो तो यहां बिंदु A था तो आप इसको EA भी मान सकते हो और इसको EB भी मान सकते हो, तो यहां आता EA प्लस EB। ओके, माना है तो। या 3 स्पेशल केस हो तो क्या फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं, वेक्टर हट जाएगा E नेट बराबर E1 प्लस E2। अगर परस्पर लंबवत होते तो E नेट बराबर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और जब विपरीत दिशा में होते E नेट बराबर E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1। फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, E नेट बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 0 डिग्री। ओके, वेक्टर वेक्टर जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई हो गया, E नेट बराबर E1 प्लस E2। अब कई बच्चे बोलेंगे सर जी आपने तो वैल्यू E1 वेक्टर की निकाली और E2 वेक्टर, अरे भाई ये केवल मैग्नीट्यूड है, ये केवल क्या है, मैग्नीट्यूड, यानी ये E1 की वैल्यू और ये E2 की वैल्यू। E नेट बराबर E1 K मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6, माइक्रो है, मैंने सिखा चुका हूं, आवेश के कुछ छोटे मात्रक, 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस K मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, E नेट बराबर K कॉमन ले लीजिए, K मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 डी कॉमन आ रहा है अपॉन 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या बचता है, इधर तो कुछ नहीं, 1 इधर 2, 1 प्लस 2 3, तो E नेट बराबर 2 प्लस 1 3, K की वैल्यू डाल दें पहले, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6 इंटू किससे गुणा हुआ है, 3 से, डिवाइड बाई 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 4। ओके, कैलकुलेट करें तो E नेट बराबर, कुछ कट रहा है क्या, 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई ऊपर 10 की पावर 9 और ये माइनस 6, ये माइनस 4 ऊपर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, तो 9 और 4 13 और माइनस 6 है तो 27 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7, प्लस का 7 ही बचेगा, मात्रक क्या आएगा, न्यूटन प्रति कूलम। कहां से आए, E बराबर है अपॉन Q, या आप चाहो तो वोल्ट प्रति मीटर। E नेट बराबर 27 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 न्यूटन प्रति कूलम। ओके, नोट कर लीजिए। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार।
चले, अब सवाल का मेथड समझे एक बार, कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप सवाल कर पाओगे। जरूरी थोड़ी मध्य बिंदु में पूछो। अगर कहता कि 1 माइक्रोकूलम के आवेश से फला दूरी पर, ये कुछ भी दे देता यहां पे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 0.5 सेंटीमीटर, तो ये बिंदु ले लेते, ये डिस्टेंस हो जाती 0.5 सेंटीमीटर। बताओ ये यहां से यहां तक रिमेनिंग कितनी बचती, 2 में से लेस कर देते। तो मेरा कहने का मतलब है इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। इसमें लग रहा है अध्यारोपण का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था मैंने वहां पर भी, फोर्स में भी। स्मॉल ए भुजा का एक ट्राइंगल है, यानी ए बी एंड सी। स्मॉल ए भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है, स्मॉल ए का एक समबाहु त्रिभुज है, यानी एंगल कितने डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। स्मॉल ए भुजा का एक समबाहु त्रिभुज है और इसके इस शीर्ष पर रखा है प्लस क्यू चार्ज और इस शीर्ष पर रखा है माइनस क्यू चार्ज, और कहा है कि इन दोनों आवेशों के कारण ये बिंदु बच गया ए, यानी बिंदु ए पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट कीजिए, ई नेट एट ए। इन दोनों आवेशों के कारण इस बिंदु ए पर रिजल्टेंट, अपन ने बिंदु आवेश की वजह से तो पट रखा है अलग अलग, ये बिंदु आवेश हो गया स्रोत आवेश, इससे ये डिस्टेंस हो गई, तो E बराबर KQ/R²। लेकिन अब निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर को यूज करके। किसको यूज करके, वेक्टर को यूज करके। तो ध्यान दीजिए इधर कैसे करें, वही दो बातें, बिंदु आवेश से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर KQ/R², और दूसरी बात डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर की ओर और ऋणावेश की ओर। बल में क्या होता था, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण और विजातीय आवेशों में आकर्षण। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, अब ध्यान दीजिए, प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अरे होगा, उसको अपन मान ले। आप चाहो तो आपकी मर्जी है, मैं तो E1 E2 मान सकता हूं, EA EB EC भी मान सकता हूं। बिंदु B पर रखा है साहब, बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मान लो बिंदु B पर है तो EB किधर होगा, धनावेश से दूर, तो इसी लाइन को आगे बढ़ाएं, EB वेक्टर। ओके, इसी प्रकार इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान ले EC, इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले EC, यानी बिंदु C पर, EC का मतलब बिंदु C पर उपस्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणावेश की ओर इधर होगी, इसको क्या नाम दूं, EC वेक्टर। EC वेक्टर इधर लिख देता हूं नीचे, EB वेक्टर और EC वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, और रिजल्टेंट के लिए दोनों वेक्टरों के बीच के कोण की जरूरत पड़ेगी। तो इन दोनों के बीच का कोण कितने डिग्री मालूम होगा, ये कंप्लीट यहां से यहां तक का 180 डिग्री, और 180 माइनस 60, ये रिमेनिंग कितना बच गया, 120 डिग्री, 120 डिग्री। कर सकते हैं आराम से। तो बोलिए EB वेक्टर बराबर क्या आएगा, KQ/R²A², रट के मत रखा करो R², L भुजा भी हो सकती है। डायरेक्शन BA के अनुदिश, यानी B से A की ओर, BA के अनुदिश बोल दो या B से A की ओर। ओके, इसी प्रकार EC वेक्टर बराबर KQ/A², डायरेक्शन बोलिएगा A से C की ओर, AC के अनुदिश, A से C की ओर। ओके,
अब इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। अगर 3 स्पेशल केस होते, दोनों सदिश एक ही दिशा में, तो दोनों को जोड़ देते। परस्पर दोनों के मध्य एंगल 90 डिग्री परस्पर लंबवत होते, तो रूट में पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर। अगर 180 डिग्री का एंगल होता तो ई नेट बराबर ईबी माइनस ईसी या ईसी माइनस ईबी, लेकिन ये तो इनके बीच में एंगल 120 डिग्री है, तो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या? ई नेट बराबर या ई बराबर अंडर रूट ई बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस 2 ई बी ई सी कोस 120 डिग्री, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। परिणामी रिजल्टेंट वेक्टर आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस थीटा। इसी प्रकार से इस बात को आगे बढ़ाएं। चूंकि ईबी वेक्टर व ईसी वेक्टर के मध्य कोण 120 डिग्री है, अतः बिंदु ए पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र कह दो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सवाल रटे नहीं, जरूरी नहीं यहां पर माइनस हो, नहीं, यहां पर प्लस भी हो सकता था, प्लस 2q भी हो सकता है, तो ये चेंज होता है यहां पर। अगर यहां पर सॉरी माइनस 2q होता या प्लस 2q होता, तो यहां पर क्या आता? k इंटू 2q। श्रोता इस बात समझ में आ रही है? हमेशा k क्यों नहीं आएगा। अगर यहां पर 3q होता तो यहां पर k इंटू 3q। ओके, तो इसकी डायरेक्शन में क्या हो जाती? धनावेश से दूर की ओर, तो इधर हो जाता है। अरे इधर हो जाता नहीं, अगर ये पॉजिटिव हो जाता तो बताओ इन दोनों के मध्य एंगल कितने डिग्री होता? 60 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण से। लॉजिक समझे एक प्रश्न का। तो ई वेक्टर बराबर या ई नेट एक ही बात है। ई नेट वेक्टर बराबर ई बी वेक्टर प्लस ई सी वेक्टर। कई बच्चों को ये बारीकी समझ में नहीं आती कि कब वेक्टर लगाना है, कब हटाना है। ऑलवेज यही आएगा हमेशा, एंगल वगैरह कुछ नहीं हो फिलहाल। या अब फॉर्मूला अप्लाई होता है आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोस थीटा। इस कंडीशन में ई नेट बराबर रिजल्टेंट ई नेट बराबर वेक्टर नहीं आएगा, बराबर अंडर रूट ई बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस 2 ई बी ई सी कोस, दोनों के बीच में एंगल 120 डिग्री। कईयों का वेक्टर अब भी चलता रहता है, अंडर रूट ई बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस 2 ई बी ई सी कोस 120 डिग्री। अगर ये दोनों अलग अलग होते तो अलग अलग रखने ही पड़ते, लेकिन अब दोनों बराबर हैं, तो मैं कह सकता हूं EB बराबर EC बराबर E। जी E मत मानो भाई, EB की टर्म्स हो जाती या EC की टर्म्स हो जाती, लेकिन मैंने बराबर क्या मान लिया E। अगर ये दोनों अलग अलग होते, यहां Q होता और यहां 3Q 5Q दोनों अलग अलग होते, तो अलग अलग मान रखने ही पड़ते। E नेट बराबर अंडर रूट ई मान लिया ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, यानी ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, यानी 2 ई स्क्वायर प्लस 2 ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, सॉरी ई इंटू ई स्क्वायर, कोस 120 की वैल्यू -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 ई स्क्वायर माइनस 2 ई स्क्वायर माइनस इधर आ जाएगा माइनस ई स्क्वायर, तो क्या बचता है ई नेट बराबर अंडर रूट 2 ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, तो ये बच गया अंडर रूट ई स्क्वायर और ये बाहर आ गया, तो क्या ये ई या ये कह दो ये ई किसके बराबर है? ई बी और ई सी के, तो क्या वैल्यू आ गई? फाइनल वैल्यू आ गई के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। रिजल्टेंट आ गया KQ अपॉन ए स्क्वायर, न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर। समझ में आ गया होगा? अगर आप इसको बराबर नहीं करते ई के, तो क्या तो EB की टर्म्स आ जाती, EB यहां पर भी EB, यहां पर भी EB, यहां पर भी EB, या EC की टर्म्स करते तो EC आ जाता। मैं तो बराबर E मान लिया क्योंकि दोनों बराबर थे।
चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित न्यूमेरिकल है। ऐसी कैलकुलेशन हमने करी थी जब रिजल्टेंट फोर्स निकाला था। ये के क्वेश्चन थे, बस शर्त है वहां पर था कूलॉम का नियम F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां पर लॉजिक लग रहा है E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर। बस वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी थी और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। स्मॉल एल भुजा का एक वर्ग है। स्मॉल एल भुजा का एक वर्ग है ए बी सी डी, ए बी सी और ये डी। स्मॉल एल भुजा का एक वर्ग है ए बी सी डी, यहां रखा है प्लस स्मॉल क्यू चार्ज, यहां पर भी प्लस स्मॉल क्यू चार्ज और यहां पर भी प्लस स्मॉल क्यू चार्ज। और कहा है ई नेट एट सी। क्वेश्चन समझ रहे हो ना आप मेरा? ई नेट एट सी यानी इन तीनों आवेशों के कारण इस बिंदु पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है बिंदु सी पर। सब कुछ आपको मालूम है। इस बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस चार्ज की वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा। दो ही बातें काम में आती हैं। स्रोत आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी दे रखी है E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर और एक धनावेश है तो विद्युत क्षेत्र धनावेश से दूर की ओर और ऋणावेश की ओर। कंफ्यूज ना हो कि सारे प्लस ही होने चाहिए सारे माइनस, कुछ नहीं, केवल वेक्टर का खेल है। ध्यान दीजिए, इसकी वजह से बिंदु B है, वहां पर तो F12 F21 इस प्रकार का काम होता था, F31 F34 F45 इस प्रकार का। यहां पर उससे भी आसान खेल है। इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इसी लाइन को आगे बढ़ाया। बताओ क्या नाम दूं? ई बी वेक्टर, ई बी वेक्टर। इसकी वजह से इसी डायरेक्शन में धनावेश से दूर, अगर ये ऋणावेश होता इधर होता, इधर की तरफ क्या नाम दूं? ई डी वेक्टर। ओके, अब इसकी वजह से भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यानी स्रोत आवेश और जहां आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हो यानी ऑब्जर्वेशन पॉइंट, उसके बीच की सीधी दूरी चाहिए, ये डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कितनी आएगी? अरे पाइथागोरस पर लगा दे, इसमें लगाई हुई है मैंने, √2 है। इस ट्रायंगल में कर्ल निकालना है, √2l, ये डिस्टेंस आ गई। तो इस धनावेश है, इसकी वजह से भी इधर ही आएगा। इसको नाम दो EA। ओके, अब ध्यान दीजिए, ऐसा ही काम फोर्स में भी हुआ था। इन सब की वैल्यू निकालनी तो आपको आती होगी। ED वेक्टर, ED वेक्टर बराबर वही KQ अपॉन, रट के ना रखें KQ अपॉन R स्क्वायर, ध्यान देने पहले ED, ये स्रोत आवेश KQ, अगर 2Q तो K इंटू 2Q, 3Q तो K इंटू 3Q, 1 माइक्रोकूलम तो K इंटू 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। ओके, KQ स्रोत आवेश अपॉन R स्क्वायर L स्क्वायर, डायरेक्शन D से C की ओर, यानी D से C की ओर या DC के अनुदिश। इसी प्रकार EB निकालें, EB वेक्टर बराबर KQ अपॉन L स्क्वायर, डायरेक्शन B से C की ओर यानी BC के अनुदिश, B से C की ओर। ध्यान दीजिएगा, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल ले, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल ले, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाले। बोलिए EB वेक्टर और EB वेक्टर और ED वेक्टर के मध्य एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। दोनों परस्पर लंबवत है।
इन दोनों को पहले सॉल्व करें, चूंकि ई बी वेक्टर परपेंडिकुलर ई डी वेक्टर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट इसी लाइन के ऊपर आएगा। अरे आएगा भी नहीं आएगा, तो उसको मान लिया अपन ई डैश वेक्टर बराबर ई बी वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर। ऑलवेज यही करना होता है हमेशा। अब फॉर्मूला अप्लाई होगा ये, बोलिए परस्पर लंबवत है तो ई डैश वेक्टर नहीं आएगा, ई बी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। अगर ये दोनों अलग अलग होते तो रखने ही पड़ते अलग अलग, लेकिन ये दोनों बराबर है तो मैं कह सकता हूं चूंकि ई बी बराबर ई डी बराबर ई मान ले, तो बोलिए क्या आया, ई डैश बराबर अंडर रूट ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर यानी 2e स्क्वायर। बोलिए क्या आया, ई डैश बराबर रूट 2 इंटू ई, रूट 2 इंटू ई। अभी फाइनल नहीं आया, इन दोनों का रिजल्टेंट आया, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर, ये आ गया ई डैश। अब ध्यान दीजिए, इन दोनों के मध्य, अब इन दोनों का रिजल्टेंट इसका और इसका तो ये आ गया। अब इसी डायरेक्शन में ये और इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है अपने को, वही फाइनल आंसर होगा ई नेट। चूंकि ई ए वेक्टर व ई डैश वेक्टर, ये मैं कह सकता हूं शॉर्ट में, चलो कोई नहीं, ई ए वेक्टर व ई डैश वेक्टर दोनों एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में, एक ही दिशा में है। अतः अब फाइनल बोल सकते हैं, अब तक तो ये था कि चूंकि ई बी वेक्टर व ई डी वेक्टर परस्पर लंबवत है, अतः इनका परिणाम रिजल्टेंट नहीं, अतः इन दोनों का परिणाम। अब हम कह सकते हैं अतः बिंदु सी पर, अतः बिंदु सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बोलिए बेटा जी क्या आएगा, ई नेट बराबर यानी ई नेट वेक्टर बराबर ई ए वेक्टर प्लस ई डैश वेक्टर। सीधा ही फॉर्मूला अप्लाई करते, दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है, तो ई नेट बराबर ई ए प्लस ई डैश। ई डैश की वैल्यू आपके पास मौजूद है, ई ए की नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों घबरा रहे हो। ई ए वेक्टर, ई ए वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर रूट 2l का होल स्क्वायर, यानी क्या आएगा, ई ए वेक्टर बराबर के क्यू अपॉन 2l स्क्वायर, डायरेक्शन ए सी के अनुदिश, यानी ए से सी के, ए सी के अनुदिश। ओके, तो ये वैल्यू रख दीजिए। जैसे ये वैल्यू रखेंगे तो बोलिए ई ए की वैल्यू अपने निकाल ली, ई डैश की वैल्यू भी निकाल रखी है, केवल दोनों वैल्यू को रखना है। तो ई नेट बराबर ई ए की वैल्यू के क्यू अपॉन 2l स्क्वायर प्लस ई डैश की वैल्यू रूट 2 ई बोले तो जी ई बी कह दो या ई डी कह दो, एक ही बात है, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ई नेट के क्यू अपॉन एल स्क्वायर कॉमन लिया, के क्यू अपॉन एल स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचता है 1/2 प्लस रूट 2। ओके, इसका एलसीएम ले ले दो, चाहो तो ऑप्शन देखना पड़ेगा आपको, कौन सा कंपटीशन में बैठते हो तो उतना ही सॉल्व करना पड़ेगा, यहां भी छोड़ सकते हो आप। के क्यू अपॉन एल स्क्वायर, लघुत्तम लिया 2, तो इसके ऊपर कितना है 1 प्लस 2 रूट 2, चाहो तो इस दो को इधर ले आओ, ई नेट बराबर के क्यू अपॉन 2l स्क्वायर 1 प्लस 2 रूट 2 न्यूटन प्रति कूलम, मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। ओके, नोट कर लीजिए।
चले आगे।